गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू। आ जाइए ऑनलाइन और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपनी सभी दोस्तों के पास और सभी को अपनी इस क्लास को लेने के लिए एक्टिव करें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चल सके। चलो, हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी। क्या पढ़ रहे थे? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी जो अपनी पिछली क्लास हुई थी उसमें कमेंट में कुछ डाउट्स आए थे बच्चों के। वो डाउट्स मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो उन डाउट में एक बच्ची ने पूछा था कि सर हम लेड ऑक्साइड की कोटिंग क्यों करते हैं? लेड ऑक्साइड पीबीओ की कोटिंग ही क्यों करते हैं? तो सोचा होगा किसी ने कि लेड ऑक्साइड की कोटिंग क्यों करते हैं। देखो इधर, पहले मैंने बोला था कोई भी मिरर होता है, कोई भी कांच होता है, इसको जब दर्पण बनाना है तो उसके लिए हमें इसके ऊपर किसकी पहले लेप करना पड़ेगा? सिल्वर का, यानी चांदी का। क्या बोलते हैं हम? चांदी। और चांदी या फिर पारे का लेप करोगे। और चांदी और पारे का जो भी लेप होता है वो उपयोग में लिया जाता है इससे प्रतिबिंब बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? प्रतिबिंब बनाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जब ये लेप किया होगा तभी ये प्रतिबिंब बन पाएगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब इस चांदी या पारे के लेप को स्थायी रखना है। क्या रखना है? स्थायी रखना है। तो स्थायी रखने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर एक पेंट कर देते हैं। जैसे अपन दीवारों पे वॉल पेंट करते हैं, ऑयल पेंट करते हैं, उसी प्रकार इसके ऊपर एक पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट। और ये जो पेंट है वो लेड ऑक्साइड का यूज में उपयोग में लिया जाता है ताकि ये चांदी या पारा जो भी है वो उतरे ना। क्या नहीं हो? इससे उतरे ना। और आप जैसे स्क्रैच करो तो स्क्रैच के चक्कर में भी ये यहाँ से घिस ना जाए। अगर ये घिस गया तो आपका प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बन पाएगा। बात समझ आ गई है? तो इसको बचाने के लिए आपको उपयोग में करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पीबीओ का उपयोग करो, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, बट ये काफी एफिशिएंट रहता है। इसकी एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी ज्यादा है। कहने का मतलब ये ज्यादा दिनों तक काम कर सकता है, अच्छे से उसको एक कवर के रूप में बचा के रख सकता है। बात समझ आई? चलो, एक तो ये दिक्कत थी। दूसरा किसी ने मुझे पूछा था, सेकंड क्वेश्चन जो था कि सर 2v वेग से कैसे चलेगा? हमने एक जो भी अपने समतल दर्पण पढ़ा था, समतल दर्पण के लिए बोला था कि वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से चलती है। नया बनाते हैं। चलो, हमने क्या देखा कि ये कोई दर्पण है, इस दर्पण के यहाँ पे पॉलिश कर दी, समतल दर्पण बोल रहे थे इस समतल दर्पण को। अगर इधर वस्तु रखी हुई है तो इधर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जिसको हम आई बोलते हैं। बात समझ आई? तो ये जो वस्तु है इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी हमने? u बोला था। तो इसकी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दर्पण से उसको हम बोलते हैं v। और समतल दर्पण के लिए u जो होता है वो किसके बराबर होगा मेरे लाल? v के बराबर होगा। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी कि ये जितना है उतना ये होगा। यानी जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कांच लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से शीशे के अंदर देखूंगा तो शीशे के पीछे की साइड में इतनी ही दूरी पे मेरी फोटो दिखाई देगी। बात समझ आ रही है? सेम उसी तरीके से यहाँ पर है कि जितनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर आपको क्या दिखेगा? प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन दूसरी हमने ये बात बोली थी कि अगर ये दर्पण है और ये कोई वस्तु है तो इस वस्तु को दर्पण की तरफ चलाओ। क्या करना है? वस्तु को दर्पण की तरफ चलाना है। तो वस्तु को दर्पण की तरफ आप u वेग से चलाते हो। किस वेग से चलाते हो? u वेग से। इधर जा रही है ये, तो आप दर्पण को क्या लगेगा? देखो इधर, ये वस्तु, ये दर्पण है,
तो ये इधर आ रही है। मान लो मैं दर्पण हूं तो ये वस्तु मेरी तरफ आ रही है। अगर मैं दर्पण हूं और ये वस्तु मेरी तरफ आ रही है तो मुझे क्या लगेगा कि ये u वेग से मेरी तरफ बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? मतलब ये वस्तु u वेग के साथ मेरी तरफ आ रही है। तो यहाँ से दर्पण को लगता है कि ये u वेग से आ रही है, जिस वेग से चलती है। क्यों लगता है? क्योंकि दर्पण का वेग 0 है। दर्पण का वेग क्या है? 0 है। दर्पण एक जगह रुका हुआ है। बात समझ आ गई? लेकिन अगर ये इधर चलेगा तो प्रतिबिंब भी तो इधर आएगा, क्योंकि दोनों की दूरी जो होती है वो हमेशा समान रहती है। अगर दूरी समान रहेगी तो मैं दर्पण था जब मुझे ये वस्तु दिख रही थी, अब मुझे यहाँ से प्रतिबिंब दिख रहा है। अब प्रतिबिंब भी मुझे उसी वेग से आता हुआ नजर आएगा। देखो इधर मैं स्थिर हूँ, अगर मुझे ये u वेग से या 5 किलोमीटर पर सेकंड से आ रही है तो ये भी कितने किलोमीटर पर सेकंड से आएगी? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जब u वेग से दर्पण की तरफ जा रहा है तो दर्पण के लिए ये भी u वेग से ही चलता हुआ जाएगा। बात समझ आ गई है? अब देखो दर्पण हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको। अब ये हमारा प्रतिबिंब है, ये हमारा वस्तुबिंब है। इधर देखना ध्यान से, ये u वेग से इधर जा रही है, ये u वेग से इधर आ रही है। तो मुझे क्या लगेगा? मैं यहाँ पे हूँ वस्तुबिंब, तो मुझे क्या लगेगा? देखो मेरी स्पीड है इधर कुछ ना कुछ और इसकी स्पीड है मेरी तरफ। मैं अगर यहाँ से 5 सेकंड में पहुंच रहा हूँ तो उधर से 5 सेकंड में ये भी पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है हम 5 सेकंड बाद क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। लेकिन कुल समय कितना लगना चाहिए? इधर से 5 सेकंड, इधर से 5 सेकंड, 10 सेकंड की दूरी तय होती है ना, 10 सेकंड का समय लगता है। दूरी डबल तय हो रही है, इसका मतलब सेम समय अंतराल में 2 गुना दूरी तय कर ली है। दूरी बटा चाल क्या होता है? आपका वेग होता है। और अगर इस तरीके से नहीं आता है तो इधर ये u वेग है, इधर ये u वेग है। जब भी हमें सापेक्ष वेग निकालना होता है, क्या निकालते हैं? सापेक्ष वेग। क्लास 11th में पढ़ाया आपने। सापेक्ष वेग होता है किसी का दूसरे के सापेक्ष वेग देखना। क्या करना है? किसी एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखना। तो दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखेंगे तो हमें क्या करना होता है? एक वस्तु को 0 वेग पर मान लो, यानी एक वस्तु को स्थिर कर दो और उसका वेग जो है वो अपोजिट करके दूसरी वस्तु को दे दो। समझ आई बात? तो इधर देखो मैं अपने वेग को 0 मान लेता हूँ, मतलब इसका जो u वेग है इसको मैंने उल्टा करके इसको दे दिया। क्या कर दिया? उल्टा करके इसको दे दिया। तो मेरा वेग जो भी सापेक्ष वेग होता है डेल्टा v, वो क्या होना चाहिए? उसका वेग माइनस मेरा वेग, माइनस मेरा वेग, यानी ऑब्जेक्ट का वेग और ये किसका वेग है? इमेज का वेग। क्लियर है बात? लेकिन देखो इमेज यानी प्रतिबिंब का वेग कितना है? u। माइनस लगाया, मेरा वेग u था लेकिन मैंने इसको दिया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का u और ये बचेगा क्या? u प्लस u बराबर 2 गुणा u। तो मुझे लगेगा ये 2 गुनी स्पीड से आ रहा है। बात समझ आ गई है? तो ये था कि वस्तु के सापेक्ष अगर देखोगे तो प्रतिबिंब 2 गुनी 2u वेग से चलेगा और इसके सापेक्ष बात करोगे तो प्रतिबिंब u वेग से चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए समझ आया है तो फिर चलते हैं हम आगे। और आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो गोलीय दर्पण। कल हमने दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल, एक होता है गोलीय। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? देखो इधर ध्यान से देखना, ये कोई गोला है, ये कोई गोला है कांच का। इस कांच के गोले को अगर आप कुछ भाग इसका काट दो, क्या कर दो? इसका कुछ भाग काट दो। अब काटने के बाद क्या बचा? ये इसको हम वक्र बोलते हैं, गणित के अंदर वक्र बोलते हैं या कर्व बोलते हैं। क्लियर है? ये कर्व बचा। तो अगर गोले की त्रिज्या r थी तो इसकी भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होनी चाहिए और ये क्या बन गया है?
वक्र बन गया है, यानी एक कटा हुआ भाग है किसका, गोले का। एक बड़ा गोला था, उस गोले का छोटा सा कटा हुआ भाग है। इस भाग के दो सतह है, एक सतह बाहर वाली है और एक सतह अंदर वाली है। मैं यहाँ पे कोई पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सतह बताने के लिए लाइनें बता रहा हूँ। एक सतह बाहर वाली है, एक सतह अंदर वाली है। जो ये सतह है ये आपको कैसी दिख रही है, जैसे समतल दर्पण था, इसको मुक्का मार के किसी ने क्या कर दिया, दबा दिया, यानी यहाँ पर बल लगाया और इसको दबा दिया होगा। तो एक जो सतह है बाहर वाली, इसको बोलते हैं उभरी हुई सतह। क्या बोलेंगे, उभरी हुई सतह। और जो अंदर वाली है इसको हम बोलेंगे दबी हुई। क्या बोलेंगे, दबी हुई। अब बात आती है पॉलिश करने की। तो देखो समतल दर्पण जो था, समतल दर्पण के इधर पॉलिश करोगे तो इधर से आप देख सकते हो, समतल दर्पण के इस साइड पॉलिश करोगे तो इधर से आप देख सकते हो। क्या बोला मैंने, समतल दर्पण के एक साइड आपकी जो मर्जी है वो साइड पे पॉलिश कर दो, आप दूसरी साइड से परावर्तक बना सकते हो, परावर्तन का नियम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर गोलीय दर्पण की बात होती है तो गोलीय दर्पण के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इधर पहले इसको बना लीजिए कि गोलीय दर्पण होता क्या है, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। क्लियर है। अब इसकी एक सतह पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। बाहर वाली सतह पे कर देता हूँ, अभी बताऊंगा कौन कौन सी सतह पे करेंगे। तो इसके अंदर परिभाषा लिखिए पहले, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका, दिखाई दे रहा ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, पहले समतल हुआ था तो अब कैसा हो जाएगा, गोलीय, गोलीय होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो ये चित्र के साथ बना लीजिए। नीचे इसमें ये भी लिख लेना, इस दर्पण को किसी गोले का, गोले का कटा हुआ भाग के, गोले के कटे हुए भाग के एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है। एक तरफ क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, किसके, गोले के। गोले के एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो जो भी हमें कटा हुआ भाग मिलेगा उसको हमने क्या नाम दिया है, गोलीय दर्पण दिया है। क्लियर है। अब देखो गोलीय दर्पण जो होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। इसको लिखिए जल्दी से। देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक हो सकता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक हो सकता है उत्तल दर्पण। क्या हो सकता है,
उत्तल दर्पण। इधर देखो, मैं गोला जो था हमने काटा था अभी, उसी गोले के दो भाग ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? दो भाग ले रहा हूं। ध्यान से समझना, एक ही गोला है, जो गोला था इसको हमने काटा, और इसको अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो देखो, एक गोला ये है और एक गोला आपके पास यहाँ पर है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इस गोले को हमने काट दिया तो ये हमारा गोलीय क्या बना है? कांच बना है। अभी ये गोलीय कांच है, दर्पण नहीं बना है। बात समझ आई है? ये इस कांच के टुकड़े को एक तरफ हमें पॉलिश करना पड़ेगा। किसकी पॉलिश करेंगे? सिल्वर की। सिल्वर या फिर पारे का लेप लगाएंगे और उसके बाद पीबीओ लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देंगे। तो जब पॉलिश करेंगे तब हमें जो भी मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? दर्पण मिल जाएगा। बात समझ आई है? चलो, बात आती है पॉलिश किस साइड करेंगे। हमारे पास में दो पृष्ठ है, एक बाहर वाली पृष्ठ है, एक अंदर वाली पृष्ठ है। इस बाहर वाली पृष्ठ के अगर मैं पॉलिश कर देता हूं तो एक दर्पण मिल जाएगा। एक दर्पण मिल सकता है जब मैं अंदर वाली पृष्ठ के पॉलिश कर देता हूं। बात समझ आई है? तो अवतल दर्पण की जब भी बात करेंगे तो इसके बाहर यानी उभरी हुई सतह पर पॉलिश करी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी? उभरी हुई सतह पर पॉलिश करी हुई मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दबी हुई पृष्ठ पे पॉलिश करी जाती है। अब देखो, इसके यहाँ पॉलिश कर दी है तो ये जो भाग होगा इसको बोलते हैं पॉलिशदार। पॉलिशदार पृष्ठ। और इसके अंदर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ। अब यहां पर पॉलिशदार पृष्ठ अंदर हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा वो बाहर वाला रहेगा। परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हम बाहर पॉलिश कर रहे हैं तो वो बन जाता है अवतल, अंदर पॉलिश कर रहे हैं तो वो बन जाएगा उत्तल। बात समझ आई? दो ही केस बनते हैं, इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। तो मैं अगर अवतल के बारे में लिखना चाहूं, अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं, वे दर्पण होते, वे गोलीय दर्पण होते हैं, वे गोलीय दर्पण होते हैं जिनके कौन सा पृष्ठ है? उभरा हुआ पृष्ठ। जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर रजत या, रजत का मतलब चांदी है, रजत या पारे की, रजत या पारे की पॉलिश करके, पॉलिश करके पीबीओ का पेंट किया जाता है। पेंट किया जाता है। एक बात और लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, इनमें दबा हुआ पृष्ठ, दबा हुआ पृष्ठ क्या कहलाएगा? ये जो पृष्ठ दबा हुआ है उस पृष्ठ को हमने क्या नाम दिया है? उस पृष्ठ को हमने परावर्तक पृष्ठ दिया है। परावर्तक पृष्ठ कहलाता। बात समझ आई? कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लिखते हैं उत्तल दर्पण की परिभाषा। चलो लिखिए इसको। उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर का अपना कौन सा था? उत्तल दर्पण। यदि
गोलीय दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर, गोलीय दर्पण के दबे हुए पृष्ठ पर रजत या पारे का लेप लगाकर टीबीओ की पॉलिश की जाती है तो बनने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर हुई बात? उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो ये जो दर्पण था इसको यही बना सकता हूं मैं, तो यहां पर दबे हुए पृष्ठ पे क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इसको अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो भी दबे हुए पृष्ठ पर क्या करी हुई है? पॉलिश करी हुई है। बात समझ आई? ये दोनों ही क्या है? उत्तल दर्पण है। दोनों के अंदर दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करी हुई है। जब भी दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है तो वो दर्पण कैसा लगेगा? उत्तल दर्पण होगा। बात समझ आई? जल्दी से इसकी परिभाषा को लिख लीजिए। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इसमें उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है। परावर्तक का कार्य कौन करता है? उभरा हुआ पृष्ठ। जल्दी से इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो जैसे क्लास खत्म होती है। चलो, तो हमने भाई पढ़ लिया है, दो गोलीय दर्पण होते हैं, एक उत्तल होता है और एक का नाम क्या है? अवतल होता है। अब उत्तल और अवतल से प्रतिबिंब बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? प्रतिबिंब बनाने पड़ेंगे। लेकिन प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ लेनी चाहिए कि ये जो है इनको परिभाषित करने वाले कौन कौन से बिंदु है। उनकी छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं होती है, उनको हम थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। तो लिखिए हेडिंग, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या फिर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो किससे संबंधित होगी? गोलीय दर्पण से संबंधित होगी। सबसे पहली बात आती है द्वारक M1 M2। क्या बात आती है? द्वारक। कि द्वारक क्या होता है। देखो जरा, मैं यहां पे एक दर्पण बना देता हूं, इसी में हम सब कुछ बताते जाएंगे। ठीक है बात? चलो, तो द्वारक क्या होता है? जब भी आप किसी भी दर्पण को देखोगे, ये अवतल है, उत्तल को देखोगे तो उसमें भी सेम रहने वाली बातें हैं, बस परावर्तक पृष्ठ चेंज हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ क्या सॉरी परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें ये बिंदु M1 बोलूं और ये बिंदु में M2 बोल दूं, यानी इस दर्पण का जो ऊपरी बिंदु है उसको मैंने M1 बोला है, इस दर्पण का नीचे का जो सबसे बिंदु है उसको मैंने क्या बोला है? M2 बोला है। तो M1 और M2 जो होते हैं, देखो इस दर्पण की शुरुआत कहां से हो रही है? इस बिंदु से हो रही है। खत्म कहां हो रहा है? इस बिंदु से हो रहा है। यानी इस दर्पण तक पहुंचना है तो या तो इस द्वार पे जाओगे या इस द्वार पे जाओगे, इसलिए इसका नाम रख दिया द्वारक। याद रखने के लिए है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन परिभाषा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के सबसे ऊपरी बिंदु M1 तथा सबसे नीचे के बिंदु M2
गोलीय दर्पण के द्वारक कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए। चलो, इसके बाद दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात, सारी की सारी बातें इसी से संबंधित आएगी, और आप क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं इनको। तो आप द्वारक का स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं इसको मिटाता हूं, या फिर जैसे ही वीडियो खत्म होती है, वीडियो खत्म होने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा से देख करके रिपीट में चलाना स्पीड के साथ में, और उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। चलो, दूसरा जो बिंदु आता है कि भाई देखो ये बना किससे है? एक गोले को काट कर बनाया गया है। गोले को काट कर बनाया है तो गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होता है, सेम इसका भी केंद्र होगा। बात समझ आ रही है? इसका जो केंद्र होगा वो केंद्र गोले का था, वही केंद्र इसका होगा, और उस केंद्र का हम नाम देते हैं वक्रता केंद्र। क्या नाम देते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं? वक्रता केंद्र को हम सी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। चलो, वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखो इधर, ये जो है वो क्या है? एक गोले का पार्ट ही तो है, एक गोले में से कुछ कटा हुआ भाग है। अगर ये गोले में कटा हुआ भाग है तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और इस केंद्र से इसकी जो दूरी होती है उसको हम इस केंद्र की त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो केंद्र है, इसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो लिखिए, दर्पण का वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है, या फिर आप सीधा लिख सकते हो। सीधा क्या लिखोगे? दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये जो आपने बनाया, क्या बनाया? अवतल दर्पण बनाया होगा, उत्तल दर्पण बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दर्पण को अगर मैं देखूं, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं एक बार के लिए, और अगर आप इसको देखो तो क्या होगा? आपको एक नजर आ रहा है कि इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, और उस लंबाई को अगर मैं आधा कर दूं, यानी इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु बना दूं। क्या बना दूं? मध्य बिंदु बना दूं, जो इसको दो भागों में बांटता हो, आधा ऊपर की तरफ है, आधा नीचे की तरफ है। तो ये जो बिंदु हो जाएगा, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? उस बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको हम P से दर्शाते हैं। क्या किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। तो तीसरी परिभाषा अपनी क्या हो जाती है? ध्रुव या फिर पोल। इस पोल को हम दर्शाएंगे P से। क्लियर है बात? किससे दर्शाएंगे? P से। और ये क्या होता है? दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कौन सा बिंदु हुआ? जो कि दर्पण का मध्य बिंदु है। बात समझ आ गई है? चलिए, तो ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, द्वारक हो गया। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर की परिभाषाएं मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो, इसके बाद देखो, एक आती है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम आएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जो उस गोले की, जिस गोले से इसको काट के बनाया गया है, उस गोले की जो त्रिज्या थी वही वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए। और इसको अगर दूसरी परिभाषा में बताना चाहो तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को
जो मिलाती है लाइन उसकी दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो कितने नंबर था? 4 नंबर था शायद, जो भी नंबर था वो नंबर आप लगा लेना। और उस नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी? उसका बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य सीधी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इसको दर्शाते किससे हैं? आर से दर्शाते हैं। क्लियर है? किससे दर्शाएंगे? आर से दर्शाएंगे। चलो, इसके बाद आती है मुख्य अक्ष। कौन सी है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष क्या होती है? देखो, मुख्य अक्ष जब भी बोला जाएगा तो ये जो केंद्र और ध्रुव दोनों बिंदुओं को मिलाएगी हमेशा, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी रेखा, समानांतर रेखा जो वक्रता त्रिज्या के समांतर हो, या फिर आप दूसरी भाषा में कहना चाहो कोई भी रेखा जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष की लंबाई कितनी हो सकती है? इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, यानी बहुत लंबी हो सकती है। इसी को बोलेंगे अक्ष। लेकिन वो किससे गुजरनी चाहिए? केंद्र और ध्रुव दोनों से। केंद्र और ध्रुव से गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो किसी गोलीय दर्पण के केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। किसको बोलेंगे मुख्य अक्ष? जो इस केंद्र और पी को मिलाने वाली रेखा है या फिर इससे गुजरने वाली रेखा है। क्लियर है? चलो, आगे आता है फोकस बिंदु। इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फोकस बिंदु कैसे इसका आधा होता है। क्लियर है? फोकस बिंदु। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान में रख सकते हो, देखो मुख्य अक्ष ये है, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आएगी, यानी इसके समांतर कोई भी रेखा आएगी, वो टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर है? यानी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। तो इसमें लिखिए फोकस बिंदु F। फोकस बिंदु F क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे फोकस बिंदु कहते हैं।
उसे क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे। किसको कहेंगे फोकस बिंदु? जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं हैं, वो रेखाएं जिस बिंदु से गुजरती है। बात समझ आ गई? अब ये गुजरती हुई भी हो सकती है, गुजरती हुई प्रतीत भी हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे। बात समझ आ रही है? चलो, इसके बाद आता है फोकस बिंदु आ गया है तो फोकस दूरी भी आना चाहिए। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो, अब पढ़ते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? क्या है? फोकस दूरी। 7वां नंबर है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलो, तो ये सारी थी परिभाषाएं उत्तल और अवतल के बारे में अंदर, कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है। इनको दर्शाने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए इनको क्या क्या नाम दिए हैं, वो नाम हमने परिभाषित कर लिए हैं, कुछ बिंदु। इसके अलावा जो भी आएंगे वो हम बीच बीच में करते रहेंगे डिस्कस, कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हमने अभी छोड़ रखा है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है चिन्ह परिपाटी। यानी जो हम बना रहे हैं ये चित्र, इस चित्र के अंदर साइन कन्वेंशन क्या होगा। यानी अगर कोई भी किरण इधर आ रही है तो उस किरण के लिए प्लस लूंगा या माइनस लूंगा। दूरियां कब प्लस होती है, दूरियां कब माइनस होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, उसके अंदर हमें दूरियों का चिन्ह के साथ में लेना पड़ता है। क्लियर है? तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्लासेस को, ताकि सभी लोग जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी क्लास को मैं लंबा करूंगा और उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे।